मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू अपना क्लासरूम। आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, उसी अनुसार प्राचीन भारत इतिहास को कंटिन्यू रखते हुए दूसरे चैप्टर जो हमारे सिलेबस में होते हैं वे हैं वैदिक सभ्यता। और हम इस सभ्यता के बारे में आज बात करेंगे। इस सभ्यता में 3 वीडियोज मैं आपको दूंगा। पहला वीडियो जो होगा जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में। दूसरा वीडियो जो होगा वो होगा आपको उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। और तीसरा वीडियो जो होगा उन दोनों सभ्यताओं के बीच में क्या अंतर थे और क्या मतभेद हुए दोनों के बीच में, किस किस चीज़ में, किस किस क्षेत्र में विकास हुए, किस किस क्षेत्र में नए अनुसंधान हुए और किस प्रकार से दोनों के धर्म एक दूसरे को प्रभावित किए और किस प्रकार से सामाजिक रीति रिवाज में परिवर्तन हुए। इन सभी बातों को मैं तीसरे वीडियो में बताऊंगा। तीसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न कहाँ से आते हैं और प्रश्न क्या लिखना है। क्योंकि जो तीसरा वीडियो होगा वो आपका पहला और दूसरा वीडियो से ही रिलेटेड होगा। आप पहला वीडियो जैसे ही देखेंगे वैसे ही आपका जो तीसरा वीडियो है वो उसी से रिलेट है, तो पहला दूसरा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप प्रश्न को लिखेंगे तो आपके पास मैटर का होना आवश्यक है और मैटर आपका पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में रहेगा। तीसरा वीडियोज में आपको क्या करना है, उन्हीं मैटर को कहाँ पुट करना है, किस प्रकार से किस जगह में व्यवस्थित करना है, इस बारे में होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। दोस्तों, यह सभ्यता समग्र रूप से 1500 से ईस्वी पूर्व में 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। और इस काल में आप किताबों में पढ़ेंगे या यहाँ से भी जानकारी आपको मिलेगी कि वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में हम वैदिक सभ्यता को बांटते हैं। तो क्या क्या 2 भाग हैं और उसी कालक्रम के अनुसार हम लिखेंगे। और मुख्य रूप से जो विभाजन है वो वेदों के रचनाओं पर आधारित है। आपको बता दें कि वेदों के रचनाओं के आधार पर ही यह विभाजन हुआ है। यानी कि पहला होता है पूर्व वैदिक काल बोलते हैं या फिर इसे ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो ये जो होता है 2 भाग में होता है। तो यहाँ से इस विभाजन को भी 2 विभाजन में होता है। तो यहाँ आपका हो जाता है क्या कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक को हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और 1000 से ईस्वी पूर्व से जो 500 ईस्वी पूर्व तक है इसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक वैदिक सभ्यता के साथ में ये है आपका ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुए थे, कैसी सामाजिक स्थिति थी, क्या उसका निर्माता कौन थे, आर्य अनार्य क्या थे, किस किस नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो किया है काम उसी अनुसार आपको हम आज एक पार्ट पर पहला वीडियो में चर्चा होगा और दूसरे वीडियो में आपका दूसरे पार्ट पर। तो चलते हैं ऋग्वैदिक काल में। तो मैं थ्रोली बोलता हूँ, आप लोग लिखने का कोशिश करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक सभ्यता था वो
हमने जैसे बात किया कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में माना गया। तो इस बीच में क्या था, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सभ्यता के, वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे। इसका पहला जो पॉइंट होगा, हम यहाँ पर पॉइंट भी करते जाते ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, उसके पश्चात मैं पॉइंट करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका निर्माता कौन थे, कौन किसने इस जो है आपका वैदिक सभ्यता की नींव डाली, क्या कौन थे वे लोग। तो इस बारे में बात है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक जो थे आर्य थे, और आर्य का मुख्य रूप से जो जीवन था वो पशुपालन था, यानी कि पशुओं का चराना। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता। हमने इसके पहले देखा था हमारे यहाँ एक नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था, जो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उसका मेन स्रोत वेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इस यानी कि वेदों से जानकारी मिली, इस कारण से हम इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद की रचना किसने की, आर्यों ने ही की है, जिसने मानव जाति के प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसे ही मानव जाति द्वारा रचना की गई प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक काल कहते हैं। यानी कि आर्यों द्वारा इसका निर्माता आर्य हुए और ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिल रही है, इसलिए हम इसे ऋग्वेदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद में भारत और यूरोपीय भाषाओं का पूरा जो है वर्णन किया गया, इसे हम क्या कहते हैं, भारोपीय भाषा भी कहते हैं। इसमें हमें क्या क्या वर्णन है, किन किन देवताओं का, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और नासक, इन देवताओं का स्तुतियां इसमें है। वैदिक सभ्यता का संस्थापक आर्य थे, जैसा कि हमने बताया अभी, और वे लगभग जो उनका आगमन होता है वो 1500 ईस्वी पूर्व में आसपास में भारत में आगमन होता है। हालांकि इसका जो आगमन होता है इसका कोई स्पष्ट प्रमाण भी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बता दें कि इसमें बहुत सारे मतभेद भी है। इतिहासकारों के बीच में बहुत सारे मतभेद है। बहुत सारे मतभेद होने के कारण सभी अपने अपने जो भी स्रोत मिले हैं उसी अनुसार इसे बताने का कोशिश किए हैं कि कहाँ से क्या है। तो आपको और एक क्वेश्चन आता है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ये प्रश्न का जवाब भी होगा ऋग्वेद, ठीक है। तो चलते हैं, मूल निवास स्थान के बारे में मतभेद है, तो कौन किस विद्वान ने किस प्रकार से कहा है, कहाँ से। कुछ लोगों का नाम जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है मुख्य परीक्षा में भी, प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इसे मध्य एशिया से बोला है कि आज लोग मध्य एशिया से आए। पंडित गंगानाथ झा ने इसे ब्रह्म ऋषि देश से बोला है। बाल गंगाधर तिलक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उन्होंने कहा था उत्तरी ध्रुव से ये लोग आए हैं। और दयानंद सरस्वती ने इसे तिब्बत से कहा था। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और आपको ये चीज जो याद रहेंगे वही लिखिएगा। वहाँ लिखने में ये नहीं इसके साथ उसके साथ ऐसे नहीं चलेगा। तो मैक्स मुलर का मध्य एशिया, गंगानाथ झा का ब्रह्मऋषि देश, बाल गंगाधर तिलक का उत्तरी ध्रुव, अगर आप इतना लिख देते हैं तीन तो जान जाएगा कि नहीं आपको जानकारी है। वैसे मैं आपको पूरे बताता हूँ। मैक्स मुलर का मध्य एशिया, गंगानाथ झा का ब्रह्मऋषि देश, गार्डन चाइल्ड का दक्षिणी रूस, बाल गंगाधर तिलक का उत्तरी ध्रुव, गाइल्स का डेन्यूब नदी, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बोला था, अविनाश चंद्रा ने सप्त सिंधु प्रदेश को, और प्रोफेसर पेंक ने बोला था जर्मनी के मैदान से ये लोग आए। लेकिन अधिकांश विद्वानों का जो विचार है वो आज मूल रूप से मध्य एशिया को माना जाता है। ये भी लास्ट में एक लाइन आप जोड़ देंगे। तो चलिए, ये आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने याद किया है अपने टाइम में भी और अभी भी याद करता ही रहता हूँ। चलिए, इसके बाद हम इसका दूसरा, जैसे यहाँ पर निर्माता हो गया, दूसरा यहाँ पर होगा वे लोग का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक। भौगोलिक विस्तार यानी कि यहाँ पर हम इसका विस्तार को देखेंगे, तो विस्तार वे लोग कहाँ कहाँ रहे इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है, तो ऋग्वेद में किन किन चीज़ों का उल्लेख है, किन किन स्थानों का उल्लेख है, उसी के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वे लोग कहाँ कहाँ
निवास किए या कहाँ कहाँ रहे, जैसे कि नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, मैदानों के नाम। इसी आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वे लोग इन सब चीज़ों को जानते थे, तो वे इन सब जगहों में रहे होंगे। तो पहला चलते हैं हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या हुआ था। तो इनका भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक, वे लोग कहाँ से कहाँ तक रहे थे। तो ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख मिलता है, उसी आधार पर उसके विस्तार का हम पता लगाते हैं। जिन नदियों का उल्लेख है, उन्हीं नदियों के आधार पर हम इनका विस्तार का पता लगाते हैं। तो भारत में आज सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे, ऐसा माना जाता है। और इस प्रदेश में प्रभावित होने वाली 7 नदियां थी। 7 नदियों का जो सप्त सिंधु प्रदेश था, वहाँ 7 नदियां थी और 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सिंधु नदी थी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिंधु नदी थी और यहाँ भी सिंधु नदी थी, और इसका वर्णन सबसे ज्यादा बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन 1 बार और जमुना नदी का वर्णन 3 बार हुआ। बार बार पूछा जाता है कि गंगा नदी का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार है, तो गंगा नदी का 1 बार और जमुना का 3 बार। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। इसको नदीतमा भी कहा गया है। याद रखे दोस्तों, नदीतमा यानी कि नदीतमा नदियों में प्रमुख, उसे किसे कहा गया? सरस्वती को। यहाँ 2 चीज हमेशा फंसता है बच्चा लोग। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी और सबसे जो पवित्र नदी था वो सरस्वती नदी होगा। सप्त सिंधु प्रदेश के बाद आर्यों ने जो उल्लेख किया है ऋग्वेद में, उसमें कुरुक्षेत्र का नाम उल्लेख है, यानी कि वे लोग उसके निकट के प्रदेशों पर कब्जा किए थे। उस क्षेत्र को वे लोग ब्रह्मावर्त या ब्रह्मवर्त नाम दिए थे। तो उनका वह क्षेत्र जो है, वो जो क्षेत्र ब्रह्मवर्त, वो किन किन नदियों के बीच में था? तो यह सरस्वती और द्विशदती नदी के बीच का क्षेत्र था, यानी कि दोआब क्षेत्र था जो, और वो पशुचारण के लिए भी होता है और कृषि कार्य के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यह ग्रामीण सभ्यता थी, तो उन्हें वैसी भूमि की आवश्यकता होगी जो अत्यधिक उपजाऊ भी हो और वहाँ पानी की भी सुविधा हो। आज के जैसे तो हम लोग के सप्लाई पानी नहीं ना आ जाते थे, उस समय ग्रामीण सभ्यता रही है। तो चलिए, अब आपका ये हो गया, विस्तार देख लिए हम लोगों ने, निर्माता कौन था देख लिए, विस्तार देख लिए। अब यहाँ का हम राजनीतिक जीवन देखते हैं। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या राजनीतिक व्यवस्था उस समय क्या थी? क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले ही बताऊं कि वीडियो जो बनेगा वो कंप्लीट है अपने आप में। ऋग्वैदिक सभ्यता की एक, उत्तर वैदिक सभ्यता की एक वीडियो जो बनेगी वो प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है उसके लिए, इसलिए इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए, इसका जो राजनीतिक व्यवस्था था उस बारे में हम बता रहे हैं। भौगोलिक विस्तार के दौरान, जो भौगोलिक विस्तार जो हो रहा था उस दौरान भारत में जो रहने वाले मूलवासी, जब झारखंड पढ़ेंगे हम तो भारत का मूलवासी झारखंड का जो होता है असुर होता है। तो भारत में रहने वाला जो मूलवासी, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग थे जिन्हें अनार्य कहा जाता था, उसके साथ इन लोगों का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को दसराय के युद्ध कहते हैं। पुरुषनी नदी के तट पर जो हुआ था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये वर्णित है। यह युद्ध भरत प्रमुख के कबीले के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसे सुदास ने पराजित किया और भरत कुल की श्रेष्ठता को साबित किया। ऋग्वेद में 5 कबीलों का भी वर्णन है, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं। पुरु, यदु, तुर्बस, अजु और प्रयु। इसको हम ये इस प्रकार से हम याद कर दे। पुरु, यदु, तुर्बस, अजु और यहु। पुरु, यदु, तुर्बस, अजु, यहु, यही इसे पंचजन्य कहा गया है। इसे पंचजन कहा गया है। ये राजनीतिक व्यवस्था में याद रखेंगे, पुरु, यदु, तुर्बस, अजु, प्रयु, ये जो है पंचजन कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थे वो कबीलाई था। आपको बताए हैं पहले भी, ग्रामीण था तो कबीला तंत्र था वहाँ पर,
ऋग्वैदिक लोग जनों या कबीलों में विभाजित थे। जन, कबीला, ये सब अभी बताएंगे। प्रत्येक कबीले में एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। यहाँ जन है, कबीला है, ग्राम है, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जो होता है, मतलब जो कबीला का प्रमुख होता था उसे गोप कहा जाता था। कहीं राजन भी मिलता है लेकिन गोप ही ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए गोप को रखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद राजा में कबीले के जो संरक्षक होते थे उसको गोप्ताजन्य और एक पूरन भोक्ता, दो शब्द का बहुत बार उल्लेख मिला है। जो नगरों में विजय प्राप्त करने के लिए पूरन भोक्ता होता था और एक होता था आपका संरक्षक जिसको गोप्तजन्य कहा जाता था। ये दो है। राजा के कुछ दैनिक प्रशासन में उसकी सहायता करते थे। उसमें राजा का सेनापति होता था, पुरोहित होता था, ग्रामीण होता था, पुरुष होता था, स्पर्श होता था, दूत होता था। इन सभी के बारे में डिटेल आपको किताबों में मिल जाएंगे। मैं मुख्य परीक्षा को फोकस में लेके बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा वह सब चीज़ों पर ध्यान आपको नहीं देना है। ये सब लोग होते थे शासकीय पदाधिकारी। जो भी शासकीय पदाधिकारी होते थे वे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो राजा था, गोपा जो होते थे, राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसकी नियुक्ति और इसका जो आपका पद खत्म करना राजा के वश में होता था। यहाँ ऋग्वेद में जैसे हमारे यहाँ संसद है, उसी प्रकार से ऋग्वेद में 3 चीजों का वर्णन है, जिसका नाम है आपका सभा, समिति और तीसरा है आपका विद्वत। 3 जो है, जैसे हम लोग का भी संसद है उसी प्रकार से परिषद थे, और इसके अलावे भी छोटे छोटे परिषद बहुत थे, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से थे। उसके बाद किसान सभा तंत्र जो जैसे अभी भी चलता है उस टाइप का होता होगा। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी, आपको पता होना चाहिए कि पुरुष जितना एक्टिव थे, महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय भाग लेती थी। और महिलाओं का मुख्य रूप से सभा और विद्वत 2 जगहों में इन लोगों की प्रधानता थी। यानी कि सभा और विद्वत में महिलाएं जाती थी, महिलाएं होती थी, लेकिन समिति में सिर्फ पुरुष होते थे। और ये इनमें भी पुरुष होंगे, इनमें भी पुरुष होंगे। तो सभा और विद्वत दोनों में महिलाएं, उसके बाद आपका सभा, समिति और विद्वत तीनों में पुरुष होते थे, लेकिन समिति मुख्य रूप से सिर्फ उसमें पुरुषों की भागीदारी होती थी। सभा कहा जाता है कि सभा जो होता था वो श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी और समिति ही राजा की नियुक्ति और राजा को पदच्युत करने का नियंत्रण करती थी। यानी कि समिति का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यह सभी जो हम लोग का जैसे लोकसभा है उसी प्रकार से उस समय समिति हुआ करती थी। समिति में यही मतलब हमारे वर्तमान जो लोकसभा है उसी आधार पर यही राजा को नियुक्त करता है, जैसे हमारे लोकसभा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। ऋग्वेद में तत्कालीन न्याय व्यवस्था का जो जानकारी मिलती है वह बहुत कम मिलती है, और इसमें जो भी होता था राजा और पुरोहित दोनों मिलके ही फैसला ले लेते थे। न्याय व्यवस्था के प्रमुख जो पदाधिकारी थे वे राजा ही थे। राजा के इर्द गिर्द ही सारी न्याय तंत्र चलती थी। यानी कि समिति, आपको पता हो गया कि समिति राजा को चुनाव करती थी, और समिति के द्वारा जो राजा का चुनाव होती था वही राजा न्याय व्यवस्था का भी प्रमुख होता था। वैदिक कालीन जो न्यायाधीश है, जो न्याय करते थे, उसे एक अलग स्पेसिफिक नाम भी दिया गया था। उसका नाम था प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक, प्रश्न विनाक, ये थोड़ा अंदर से है लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है। जब यूपीएससी लिखेगा तो ये सब आपको जरूरी पड़ेगा, जेपीएससी मेंस लिखेगा तो आपको जरूरी पड़ेगा। उसको कहते हैं प्रश्न विनाक। और न्याय व्यवस्था वर्ग पर आधारित, जैसा वर्ग उस पर। हत्या के लिए 100 ग्रंथों की सजा दी जाती थी। और यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो राजा चुन के जाते थे वे भूस्वामी नहीं होते थे। यानी कि जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग कि सभी भूमियों का स्वामी राजा होता था, यहाँ पर वे भूस्वामी नहीं होते थे। इसलिए उसका जो भूमि का स्वामी होता था वह जनता ही होता था इस काल में। ग्राम, विष, जन, आपको बता दें ग्राम, विष और जन,
ग्राम, विष और जन ये इकाई थे, जैसा कि हम लोगों ने बात किया। वैसे ग्राम ग्राम ऐसा तो स्पष्ट नहीं मिलता है कहीं पर, लेकिन ग्राम बोलता है कई परिवार को मिलके ग्राम का निर्माण होता था। और विष जो होते थे वे कई गांवों का मिलके इसका निर्माण होता था। और जन कई विष को मिलके होता था। और जन के प्रमुख को ही हम राजन कहते थे, या वही है जो हम लोग ने राजा के बारे में जाना। तो हमने देखा समिति जो है वो राजा का चुनाव करती थी, और ये संस्थाएं भी साथ में थी। ये इसलिए है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से आसानी से प्रशासन किया जा सका। एक बात और जानिए, विदत, जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी उस समय, सिर्फ ये बताया था कि महिलाएं हैं। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था रही। ये जो है विदत जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। ये वे लोग जहाँ भी रहे ये संस्था जरूर रही, भलो सभा और समिति रहे ना रहे, लेकिन विदत जरूर रहा था। अब हम बात करेंगे इसका राजनीतिक जीवन पर बात कर लिए। अब इसका सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन कैसा था? ठीक है, अब सामाजिक जीवन पर हम चर्चा करेंगे कि समाज किस प्रकार से होता था। समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज था। संपूर्ण परिवार का जो संपत्ति होता था उसका अधिकारी पिता होता था, और उसके पश्चात उसका पुत्र, यानी कि पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन में पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था थी। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान था। ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक है तो महिलाओं का सम्मान नहीं हो। महिलाएं शिक्षित भी थी। कई ऐसे उदाहरण हमको मिलेंगे जब पढ़ेंगे तब। प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज जो था तो 2 वर्गों में विभाजित था, आर्य और अनार्य। परंतु कालांतर में जैसे जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो वर्णन किया गया उसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। प्रारंभ में क्या था? 2 वर्ग था, पहला आर्य था, दूसरा अनार्य था। लेकिन 10वें मंडल, आपको पता होगा 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, तो 10वें मंडल में 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो बाद में उल्लेख हुआ था। तो उस 10वें मंडल में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। संयुक्त परिवार प्रथा इस वक्त प्रचलन थी। विवाह व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग होता था। वैसे ही अंतरजातीय विवाह होता था। उस काल में समाज में अंतरजातीय विवाह स्वीकार्य थे, लेकिन बाल विवाह निषेध था। अंतरजातीय विवाह होता था परंतु बाल विवाह निषेध था। विधवा विवाह की प्रथा का प्रचलन भी था। विवाह जो होता है वो उसका मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना होता था, यानी कि संतानोत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। अमाजू जो आप लोग पढ़े हैं, जीवन भर ये अविवाहित रहती थी। ये लड़कियां विवाह नहीं करती थी, इसे ही अमाजू कहा गया था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में बिल्कुल नहीं था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु दासों की स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी जितनी कि रोम और यूनान में थी। इसलिए यहाँ पता नहीं चला कि दास प्रथा है या नहीं है। आज मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का खाना खाते, तो सामाजिक जीवन में यही सब देखा जाता। क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार से जीते थे, क्या समाज में था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में लोग नशीले पदार्थों में सोम और सुरा का जैसा कि उल्लेख है वे लोग पीते थे। इस बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब मृतकों को प्राय अग्नि में जलाने की व्यवस्था थी। अग्नि में जलाया जाता था मृतकों को, और कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में दफनाया भी जाता था। तो सामाजिक व्यवस्था में हम लोग क्या देखें? समाज पितृसत्तात्मक था, बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह था, विवाह संतानोत्पत्ति के लिए की जाती थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा नहीं थी, लोग शाकाहारी थे, लोग मांसाहारी थे, दोनों प्रकार से थे। लोगों को मृत्यु के बाद जलाया जाता था, कभी कभी दफनाया भी जाता था। जो वस्त्र वे लोग पहनते थे सूत के, ऊन के और मृग चमड़ के भी वस्त्र पहनते थे। ये हो गया आपका सामाजिक व्यवस्था में, आपको इतना आपको जानना होगा। उसके बाद आता है धर्म। धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। दोनों में जब जाएंगे तो धर्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं
आगे भी होगी। तो धर्म को समझना है, ऋग्वेदिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी और वे लोग किस सिद्धांत को मानते थे। वे लोग उपयोगितावादी थे। सबसे पहले ये जान लें कि वे लोग उपयोगितावादी थे और एकेश्वर, ऋग्वेद में एकेश्वरवाद पर विश्वास किया जाता था। प्रकृति पूजक थे, मुख्य रूप से जो दिखता है उसी का पूजा होता था। वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि और सूर्य इन लोगों की प्रमुख देवता थी। जो प्रकृति में आसानी से है और जो नित्य दिख जाता है वही। यहाँ यज्ञ अनुष्ठान का भी था, वर्णन किया गया है। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोग यज्ञ भी करते थे कि हमें घर मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए, इन सब, और देवताओं का आह्वान भी करते थे। इस दौरान जो प्रमुख देवता थे वे थे इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य। याद करेंगे, इंद्र, अग्नि, इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य। इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य, ये देवताएं ऋग्वेद में थे। इसमें देवताओं की संख्या आपको 33 करोड़ बताई गई है, लेकिन प्रमुख देवता यही थे। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख देवता ये थे, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण देवता जो था इंद्र था। इसको युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता है और ऋग्वेद में इसका सबसे ज्यादा उल्लेख 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि पुरंदर किसे कहा जाता था, तो यही है इंद्र जी। ठीक है, इंद्र का दूसरा स्थान, उसके बाद जो स्थान था वो अग्नि का है। आग ब्रह्मा आग का है। अग्नि का कार्य मनुष्य तथा देवताओं के बीच में संपर्क, सर फोन करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्नि का जो है उस समय पूजा की जाती थी, ताकि अग्नि में जो हम हवन करेंगे वो देवताओं तक पहुंच जाए। मध्यस्थ के रूप में उसका वर्णन किया गया। इसका उल्लेख 200 सूक्तों में किया गया है, यानी कि 250 में इंद्र का और 200 सूक्तों में अग्नि का किया गया है। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख कहीं नहीं है, मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। आजकल हम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं वेद को मानते हुए। ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा वर्जित ही था मान लीजिए, क्योंकि उस समय ऐसे लिखेंगे नहीं, ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इस प्रकार देवताओं में तीसरा स्थान जो था वो वरुण का आता है, और जिसे वरुण को पानी की देवता भी बोला जाता था, जल का देवता कहा जाता है। और शिव को इस समय, शिव जी जो थे उसको इस समय त्र्यंबक कहा जाता था। त्र्यंबक, त्र्यंबकम अभी त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, ये सब हम लोग जो सुनते हैं ना, उसी समय से नाम ये चला हुआ है। चलिए अब इनका हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में 6ठा नंबर में अर्थव्यवस्था। किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम उसके सामाजिक आर्थिक जीवन को जानेंगे तो वहाँ रहने वाले लोगों के बेहतर जीवन के बारे में या खराब जीवन के बारे में हम बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था में इसमें पाठ हम करेंगे। पहला पाठ आ जाएगा कृषि का। कृषि एवं पशुपालन को एक साथ में इसलिए जोड़ा जाते हैं कि इसे भी कहीं कहीं कृषि ही कहा जाता है। कृषि एवं पशुपालन, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसमें अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन, क्योंकि प्राचीन भारत में उद्योग धंधे उतने थे नहीं, तो पशुपालन होगा, कृषि होगा। तो ऋग्वेदिक लोग जो था, मुख्य आधार लोग का तो कृषि और पशुपालन ही था। गेहूं की खेती इस समय की जाती थी। इस काल के लोग का मुख्य संपत्ति जो था वो गोधन था। गोधन के लिए ही लड़ाई होती थी, मारपीट होती है सब जो जितनी लड़ाई हुई गौ के लिए ही हुई थी। दशहरा की युद्ध भी गौ के लिए ही हुई थी, और जो भी लड़ाइयाँ होती थी आपस में गौ वंश के लिए ही होती थी। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है। हल के लिए लांगल अथवा सीर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो मुख्य रूप से हल को सिंचाई का कार्य नहरों से किया जाता था। याद रखेंगे, नहर व्यवस्था था, हुआ नहीं था। ऋग्वेद में नहर को कुल्या कहा जाता था। नहर को क्या कहा जाता था? कुल्या। और कुल्या शब्द का प्रयोग बहुत बार हुआ है, और उपजाऊ भूमि को उर्वरा भी कहा जाता था। याद रखें, शब्दों पर ध्यान देके, कुल्या नहर को, उपजाऊ भूमि को उर्वरा। ऋग्वेद के चौथे मंडल में संपूर्ण कृषि कार्यों के संबंध में चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 4th में, याद रखेंगे किस मंडल में कृषि है? चौथे मंडल में आपको कृषि है।
और इसमें गव्य और गव्यपति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त किया गया। गव्य और गव्यपति किसके लिए किया गया है? चारागाह के लिए। और घोड़ा आर्यों का अति प्रिय पशु होता था, लेकिन गोधन का वैल्यू ज्यादा था। प्रिय पशु हुआ करता था भलो, लेकिन गोधन के लिए ही लड़ाई होता था, आपका घोड़ा के लिए लड़ाई नहीं हुआ करता था। तो ये हो गया आपका वहां पर। अब इसका देखते हैं दूसरा पॉइंट, यहां पर करेंगे दूसरा पॉइंट, वाणिज्य और व्यापार किस प्रकार का, वाणिज्य और व्यापार किस प्रकार के थे, दिखेगा ना, वाणिज्य और व्यापार क्या थे? तो वाणिज्य व्यापार पन्नियों का अधिकार था, उसमें बनिया जो होते थे, पन्नियों मतलब आज का बनिया जो होता है, स्थल जल मार्ग दोनों से व्यापार होता था। सूदखोर को एक शब्द आता है सूदखोर, यहाँ पर सूदखोर, सूदखोर को बैकनट कहा जाता था, बैकनट कहा जाता था, सूदखोर को बैकनट कहा जाता था। याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। क्रय विक्रय के लिए विनिमय प्रणाली का आविर्भाव हो चुका था, यानी विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु पर विनिमय भी था और निष्क और शतमान, जैसे कि हम लोग जानते हैं गाय भी दिया जाता था, निष्क और शतमान विनिमय का मुख्य साधन था। ऋग्वेद में नगरों का उल्लेख कहीं नहीं है, क्योंकि यह एक ग्रामीण सभ्यता रही है, इसलिए नगरों का उल्लेख कहीं नहीं है। इस काल में सोना, तांबा और कांसा धातु का प्रयोग होता था, और हम लोग याद करेंगे तांबा कांसा का प्रयोग हम लोग पहले भी करते थे। जो सभ्यता थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। व्यवसाय और उद्योग धंधे, हाँ एक और शब्द याद आ रहा है अभी, बलि। बलि जो था ऋण देने लेने व बलि उसके बदले जो देते थे उसे बलि, या बलि को एक प्रकार का राजस्व के रूप में दिया जाता था। इसको एक और शब्द में जोड़ते हैं, कुशीद नाम से शब्द था, उस बारे में ये चीज कहा जाता है। तो चलिए ये हो गया वाणिज्य और व्यापार, ऊपर में लिखते हैं। अब यहाँ पर उद्योग धंधे, उद्योग और धंधे, उद्योग और धंधे किस प्रकार के थे, वहां पर व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि सभी कारीगर का उल्लेख, किसी का बाकी नहीं है, ये लोग सब थे। तांबे कांसे का काम करने वाले, आपस में प्रयोग या संके जो है वो धातु कर्म उद्योग में उनका कहा जा सकता है। वैद्य के लिए जो इलाज करते थे उसके लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। करघा के लिए तसर कहा जाता था करघा को, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। इन शब्दों को ध्यान रखेंगे और डालेंगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया बनेगा। याद करें, बढ़ई के लिए तक्षण, करघा के लिए तसर और वैद्य के लिए भीषक शब्द का प्रयोग किया गया। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य एक व्यवसाय था, मिट्टी का बर्तन। चलिए ये आपका एक पूरा कंप्लीट ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में बात हो गई। अब जो कुछ छूटा है, जितनी मेरी याद में आ रही है उस अनुसार कुछ कुछ और शब्द मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ का जो समाज था, जो 3 श्रेणियों में विभाजित था, उसमें आपका क्या क्या आता था? योद्धा, पुरोहित और सामान्य वर्ग। और ये लोग अपना प्रारंभिक विभाजन था, शूद्रों का जो चौथा वर्ग था वो बाद में आया, और वो 10वें मंडल में इसलिए जोड़ा गया था। हिरण्य एवं निष्क 2 ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग स्वर्ण के लिए किया जाता था, सोने के लिए इसका प्रयोग है। सोने मतलब नींद वाला नहीं, गोल्ड। वैदिक लोगों का सबसे सर्वप्रथम तांबे धातु का इस्तेमाल किया था, तांबा का प्रयोग यहीं पे इस्तेमाल हुआ था। सोम देवता का सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है, सोम देवता के बारे में सर्वाधिक उल्लेख है ऋग्वेद में। और जो यहाँ पर पन्नी जो होता था वही व्यापार करते थे। ये सब दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में जैसे है, इसमें सर्वप्रथम घटना माना जाता है। ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल की रचना पहले हुई थी, जिसका रचनाकार मुख्य रूप से गुलसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अग्नि, भारद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों का नाम आता है। और ऋग्वेद का नाम मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। 9वें मंडल जो है वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। प्रथम व 10वें मंडल का रचना जो है वो बाद में हुई थी। प्रथम का और 10वें मंडल को बाद में, इसे छेपक भी बहुत जगह बोला जाता, छेपक के रूप में जोड़ा गया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और 10वें मंडल में ही मृत्यु सुख
के लिए है, जिसमें विधवा विलाप का वर्णन भी किया गया है। विधवा विलाप का वर्णन भी किया जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95 नंबर का सूक्त जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें उर्वशी बहु का संवाद है, उर्वशी और विश्वामित्र का संवाद, इसी को उर्वशी बहु का संवाद कहते हैं। ऋग्वेद में नदी सूक्त में विपाशा व्यास नदी के लिए और नदियों का वर्णन इसी में है। और एक प्रथा के बारे में आपको हम बताएंगे। ये था उस समय वैदिक सभ्यता में नियोग प्रथा। ये क्या होता था? नियोग प्रथा होता था, नियोग प्रथा, जैसा कि हमने आपको बताया पहले कि विवाह जो होता था वो पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए ही किया जाता था। इसके सिवा इसका कोई और रोल नहीं था जीवन में। अगर किसी महिला को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और उसके पति का देहांत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में महिला अपने संबंधी, यानी कि वो संबंधी में देवर हो सकते हैं या किसी से भी संबंध बनाने के बाद वो अपना पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है उसे पूर्ण कर सकती थी। इसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा और ज्ञान से लबालब है। दूसरा वीडियो भी आएगा उत्तर वैदिक काल का, आज या कल में डालूंगा। कोशिश कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने का और दोस्तों के साथ शेयर करके चर्चा करने का। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे क्लासरूम का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस लिंक से आप जुड़ जाएंगे, या टेलीग्राम में आप AAPNA अपना क्लासरूम सर्च करेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नियमित टेस्ट भी हो रहे हैं, तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट भी वहाँ पर आप दे सकें और वीडियोज नियमित आपको मिलते रहेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, अगर उन्हें अच्छा लगता हो तो। अदरवाइज मैं यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। आप वीडियोज को देखें, दोस्तों के साथ देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और ज्ञान जो मेरे अंदर है उसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, इसी के साथ ऋग्वैदिक सभ्यता का जो वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट जो हमारा 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में थी वो कंप्लीट होती है। अब मैं दूसरे अध्याय में, दूसरे वीडियो में उत्तर वैदिक काल को लेकर आऊँगा जो आपका 1000 से 500 ईस्वी पूर्व होगा। वो वीडियो के बाद में मुख्य परीक्षा का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद, जोहार, आप सभी का बहुत बहुत